गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और हम बात करेंगे आज जो है एंशिएंट हिस्ट्री का आपका 12वां या 13वां प्रैक्टिस सेट होगा आपका। ठीक है, चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी जानकारी अपने विषय में आपको दे दें। आपकी नेट जेआरएफ की जो ये बैच है, नवजीवन बैच 5,999 की, ये बैच आपकी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तो इस बैच को वो बच्चे ले सकते हैं जो रिकॉर्डेड मोड पर चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, साथ साथ आपके जीडीसी जीआईसी पीजीटी की जो बैच है, ये बैच आपकी चल रही है। ठीक है, और अभी ये कंटिन्यू है, न्यू फ्रेश बैच है, 4000 में है ये। 4000 में बैच आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपकी जो हरियाणा की बैच है, ठीक है, हरियाणा बैच में भी आप देख सकते हैं एचपीएससी इसकी प्री की क्लासेस कंप्लीट है। मेंस की क्लासेस आपकी इसकी स्टार्ट होने वाली है। मेंस की क्लासेस आपकी जल्दी ही इसकी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, मेंस की क्लासेस आपकी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, और ये बैच भी आपकी जो है 6000 में, 6000 में ये बैच आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आज के प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। इसमें हमें शुरू करना था, 5-6 क्वेश्चन इसके हो चुके थे। यहाँ से हमें स्टार्ट करना था कि निम्न में से किस ग्रंथ में रामगुप्त की कथा का उल्लेख नहीं है? हर्षचरित, मुद्रा राक्षस, नाट्य दर्पण और मजमत उल तवारीख। ठीक है, मजमत उल तवारीख। तो यहाँ पे आपको आंसर करना है कि किस ग्रंथ से या किस में जो है रामगुप्त की जानकारी हमें नहीं दी गई है। ठीक है, ये आपको बताना है कि क्या इसका राइट आंसर होगा। बताइएगा बच्चों। रामगुप्त की ऐतिहासिकता, रामगुप्त आपका चंद्रगुप्त के समय के, चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई माने जाते हैं रामगुप्त बच्चों। ठीक है, और देवी चंद्रगुप्तम एक नाटक है, देवी चंद्रगुप्तम नाटक में भी इसकी चर्चा की गई है। तो बताइएगा क्या आंसर होगा इसका। देखिए, आपको बताएं बच्चों कि जो ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है, ठीक है, इसमें देखिएगा तो ये हसन अली की रचना है। किसकी रचना है? हसन अली की। ठीक है, जिसमें आपके रामगुप्त की कथा दी गई है। रामगुप्त की कथा जो है इसमें बताई गई है। नाट्य दर्पण जो है, नाट्य दर्पण में भी रामगुप्त की कथा है, इसमें भी रामगुप्त की कथा है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। मुद्रा राक्षस जो है ये आपके विशाख दत्त की रचना है, इसमें रामगुप्त की कथा नहीं है। ठीक है, ये जो है मौर्य वंश से संबंधित जानकारी देती है, मौर्य वंश से रिलेटेड जानकारी है। हर्षचरित जो है ये बाणभट्ट की है। ठीक है, तो इसमें भी रामगुप्त की कथा है, रामगुप्त की कथा जो है इसमें भी है। और इन सब ने कॉपी किया कहां से बच्चों? देवी चंद्रगुप्तम से, देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम से। देवी चंद्रगुप्तम में कहा गया कि शकों ने जो है क्या किया था? अटैक किया था बच्चों रामगुप्त के ऊपर और बंदी बना लिया था, जिसमें उनसे ये कहा गया कि भाई आप अपनी पत्नी को हमें क्या करिए, ध्रुव देवी को सौंप दीजिए, फिर हम आपको रिहा कर देंगे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो इनका छोटा भाई था वो स्त्री वेश में आता है और रामगुप्त की हत्या कर देता है। रामगुप्त की हत्या करने के बाद उसने जो है स्वयं को ही क्या किया? राजा घोषित कर दिया। ठीक है, स्वयं को राजा घोषित कर दिया। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? मुद्रा राक्षस। हूण नरेश मिहिरकुल निम्न में से किसके द्वारा पराजित हुआ था? हूण नरेश मिहिरकुल निम्न में से किसके द्वारा पराजित होता है? बुद्धगुप्त द्वारा, ईशान बर्मन द्वारा, राज्यवर्धन द्वारा और यशोवर्मन द्वारा। अब ये देखिए, ये भी अच्छा प्रश्न है। ये भी बच्चों आपके ये अच्छा प्रश्न है, बताइएगा, बोलिए। देखिए, कहते हैं बच्चों आपके मालवा के शासक थे यशोवर्मन, मालवा के शासक हैं यशोवर्मन, मालवा के शासक हैं यशोवर्मन। ठीक है,
मालवा के शासक हैं यशोवर्मन। इनकी जानकारी जो है मंदसौर अभिलेख से होती है। मंदसौर अभिलेख से होती है। और मंदसौर अभिलेख में इनके द्वारा कहा गया है कि इन्होंने हूण नरेश मिहिर कुल को क्या किया? पराजित किया। हूण नरेश मिहिर कुल को पराजित किया। मिहिर कुल को इसने डिफीट किया था। और आप जानते बच्चों ये बौद्ध मतानुयायी है। हूण जो है क्या थे? बौद्ध मतानुयायी हैं, यानी बौद्ध मत को मानने वाले थे। लेकिन एक चीज याद करिएगा जो है यशोवर्मन ने जो है बच्चों आपके मिहिर कुल ने, माफ करिएगा, मिहिर कुल ने आपके कश्मीर में जो है एक शिव मंदिर बनवाया था। कश्मीर में इन्होंने क्या किया था? शिव मंदिर बनवाया था। ठीक है, कश्मीर में इन्होंने शिव मंदिर का क्या किया था? निर्माण किया था। शिव मंदिर को बनाया गया था यहां पर इनके द्वारा, मिहिर कुल के द्वारा। ठीक है, चलें आगे, इसमें राइट होगा। अब ये राज्यवर्धन तो आप जानते हैं बच्चों, राज्यवर्धन कौन है? हर्ष का बड़ा भाई है। हर्ष का बड़ा भाई, जिसकी हत्या कर देता है कौन? गौड़ नरेश शशांक। ठीक है, गौड़ नरेश, गौड़ कहाँ है? बंगाल में। तो गौड़ नरेश शशांक इसकी क्या करता है? हत्या करता है। किसकी? राज्यवर्धन की। तो गौड़ नरेश शशांक ने हत्या किया। ईशान बर्मन ये मौखरी नरेश है, मौखरी शासक है। बुद्धगुप्त ये परवर्ती गुप्त शासक, परवर्ती गुप्त शासक, परवर्ती गुप्त शासक। ठीक है, अगला देखिएगा, निम्न युग्मों में से कौन सही सुमिलित नहीं है? शासक और विरुद्ध, विरुद्ध मतलब होता उपाधियां। ठीक है, कुमारगुप्त, महेंद्रादित्य, अस्कंदगुप्त, सक्रादित्य, सिंधुराज, नवशाह, शांक और बल्लाल सेन, निहशंक शंकर। बल्लाल सेन बच्चों ये सेन वंश के शासक हैं। ये कौन है? तो सेन वंश के शासक। सेन वंश के क्या हैं? शासक हैं। सेन वंश के क्या हैं? शासक हैं। सेन वंश के क्या हैं? शासक हैं। बताइए बच्चों क्या इसमें राइट आंसर होगा? कौन सुमेलित नहीं है? देखिए क्वेश्चन में जो उपाधियां यहां पर दी गई हैं, ठीक है, उपाधियां बच्चों जो दी गई हैं उसमें एक गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है? यहां पर दिया सक्रादित्य, ये सक्रादित्य नहीं, ये सक्रोपम है। ये क्या है? सक्रोपम। ठीक, इससे क्या होगा? आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि सक्रादित्य बोल रहा है कि सक्रोपम बोल रहा है। तो ये सक्रादित्य नहीं सक्रोपम है। और दूसरा है इसका क्रमादित्य, क्रमादित्य। ठीक है, और एक उपाधि और है, वो है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य उपाधि इसने भी लिया था और चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी लिया था। ठीक है, कुमारगुप्त की महेंद्रादित्य एकदम सही है, सिंधुराज की नवशाह शांक सही है, बल्लाल सेन की जो है आपकी निहशंक शंकर सही है। ठीक है, गलत क्या है? अस्कंदगुप्त की। ठीक है, अस्कंदगुप्त आपका गलत है। अगला स्टेटमेंट देखिएगा, महाबलीपुरम के शैलोत्कीर्ण रथों का नामकरण धर्मराज, भीम, अर्जुन, द्रौपदी, नकुल, सहदेव के रूप में किया गया है, जिसे आप पांडव रथ कहते हैं। कारण है इस समूह में रथों की कुल संख्या 8 है। ठीक है, इस समूह में रथों की कुल संख्या 8 है। बताइएगा क्या आंसर होगा? महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं बच्चों, ठीक है, ये आपके द्रविड़ियन शैली के मंदिर हैं, द्रविड़ शैली के। ठीक, तो यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि
कथन कारण से रिलेट कर रहा है। कह रहा है कि जो यहाँ पे मंदिर हैं जिनमें नामकरण किया गया है इनका पांडव के नाम से, तो ये नामकरण जो है इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर जो है संख्या इनकी कितनी है, 18। ठीक है। और आप जानते हैं ये एक पर्वत को काटकर बच्चों बनाया गया है, एक बड़े विशाल पर्वत को काटकर एक संरचना दी गई है। ठीक, इसमें जो रथ है, रथ का जो पहिया है उसमें कुल जो है 8, हाँ 8 तीलियां हैं। बताइए क्या आंसर होगा। देखो 5 तो इसमें ये दे दिया, कौन कौन, धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, द्रौपदी रथ, नकुल रथ, सहदेव। कितने हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। नकुल और सहदेव एक ही है, दोनों अलग नहीं है। इसके अतिरिक्त कौन सा रथ यहां पे है, बोलिए। इसके अतिरिक्त जो है यहां पर कौन सा रथ है बच्चों, तो उसमें आपका आता है पिंडारी रथ, गणेश रथ, और एक नाम आता बच्चों उसमें वर्ग तुंडे करके जो है, ठीक है, वर्त पकुटैथ नाम है, वर्क पकुटैथ रथ जो है। ठीक है, ये 8 रथ हैं टोटल, वर्क पकुटैथ। अब यहां पे जो क्वेश्चन दिया है तो इनके अनुसार 8 तो हो गए, ठीक है, लेकिन ये नाम भी सही है, सही तो दोनों हैं, लेकिन एक दूसरे को जस्टिफाई थोड़ी नहीं कर रहे हैं भाई। संख्या 8 होने की वजह से ये नाम थोड़ी रखा गया है, संख्या 8 होने की वजह से ये नाम नहीं रखा गया है। ठीक है, तो आपका यहां पे बी आंसर होगा। राष्ट्रकूट नरेश दंतिदुर्ग द्वारा उज्जैनी में निम्न में से कौन सा दान समारोह संपादित किया गया था। राष्ट्रकूट नरेश दंतिदुर्ग ने, अब उसे आप कभी कभी उसे यज्ञ भी कहते हैं, हिरण्यगर्भ, रत्नधेनु, सप्तसागर और तुला पुरुष। ठीक है, बताइएगा क्या आंसर होगा इसका। बोलिए बच्चों क्या आंसर होगा। और राष्ट्रकूट वंश का फाउंडर मेंबर है ये, राष्ट्रकूट वंश का बच्चों फाउंडर मेंबर है कौन, दंतिदुर्ग। दंतिदुर्ग जो है दंतिदुर्ग, ये राष्ट्रकूट वंश का क्या है, संस्थापक है। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का क्या है, संस्थापक है। ठीक, और दूसरी चीज ये बच्चों कि इसने जो है मालवा से प्रतिहारों को पराजित करके क्या किया, मालवा पर कब्जा कर लिया था, मालवा को प्रतिहारों से जीता, मालवा से प्रतिहारों को क्या किया, जीता। अब आपको बता दें कि उसके उपलक्ष्य में इसने कौन सा यज्ञ किया, हिरण्यगर्भ। कौन सा यज्ञ करता बच्चों, हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ किया था। ठीक है, जहां पर प्रतिहार राजा क्या किए थे, द्वारपाल का काम किए थे। प्रतिहारों ने यहां पर द्वारपाल का काम किया, द्वारपाल का कार्य किया। प्रतिहारों ने यहां पर क्या किया, द्वारपाल का काम किया, द्वारपाल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला है, कश्मीर के निम्न शासकों में से किसने राजतरंगड़ी में तुरुष्क और मूर्ति भंजक बताया गया है। राजतरंगड़ी जो कल्हड़ की रचना है उसमें किसे जो है मूर्ति भंजक और तुरुष्क, अवंतिवर्मन, दिद्दा, ललितादित्य और हर्ष, किसके लिए ये शब्द उपयोग किए गए हैं, किसके लिए इन शब्दों का बच्चों उपयोग किया गया है। बोलिए। अच्छा एक चीज ये ध्यान दीजिएगा
कि हर्ष को हर्षवर्धन मत समझ लीजिएगा, ये हर्ष कश्मीर का ही राजा है बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखो, कश्मीर का इतिहास अगर किसी से आपको जानना है तो वो है आपकी राज तरंगड़ी, ठीक है, राज तरंगड़ी, जो किसकी रचना है, कल्हड़ की। कल्हड़ की रचना राज तरंगड़ी है, जिसमें कुल कितने हैं, 8 तरंग हैं। कितने तरंग हैं, 8 तरंग हैं, ठीक है। इसमें टोटल जो है तरंगों की संख्या कितनी है, 8। प्रारंभ में कश्मीर का इतिहास है। प्रारंभ में क्या है, कश्मीर का इतिहास। और अगले 5 तरंगों में क्रमशः कारकोट वंश, उत्पल वंश, कारकोट वंश, उत्पल वंश और आपका लोहार वंश, 3 वंशों का क्या है, इतिहास दिया गया है। और यहां जिसको वह मूर्तिभंजक बता रहा है, तुरुष्क बता रहा, लुटेरा, वो किसको बता रहा, हर्ष को बता रहा, कह रहा कि ये अपने समय इसके यहां अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो गई थी कि ये मंदिरों की मूर्तियों को भी क्या किया था, सेल कर दिया था, बेच दिया था, ठीक है। तो वो हर्ष के विषय में बच्चों बता रहा है। किसके विषय में, हर्ष के विषय में। यहां पर तरंग का मतलब क्या है, अध्याय। तरंग मतलब अध्याय, तरंग का मतलब यहां अध्याय से है। अगला, शैलेंद्र नरेश बालपुत्र देव द्वारा भारत में एक बौद्ध विहार कहां पर बनवाया गया, नागार्जुनी कोंडा, नागापट्टिनम, नालंदा, विक्रमशिला। कहां पर जो है इसने जो है बच्चों एक विहार का क्या किया, निर्माण किया। विहार जानते हैं आप सभी, विहार का निर्माण इनके द्वारा कहां पर किया गया, शैलेंद्र वंशी शासक थे। ठीक है, और ये बच्चों किसके समय हुआ था, शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव ने, इन्होंने बालपुत्र देव ने पाल शासक देवपाल के समय, पाल शासक देवपाल के समय, पाल शासक देवपाल के समय इसने क्या किया, जो है इसने नालंदा में जो है एक विहार का क्या किया, निर्माण कराया था। नालंदा में विहार का क्या किया, निर्माण। विक्रमशिला जो है ये आपके धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया है, धर्मपाल द्वारा निर्मित है। ये आपके सातवाहनों द्वारा है, सातवाहन वंश द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कश्मीर के राजनीतिक जीवन में डामार सबसे ज्यादा परेशानी का कारक थे। अलबरूनी कहता है कि वह केवल शूद्र ही वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते थे। इब्न ए अशीर के अनुसार महमूद बिन सुबुक्तगीन के समय में ही मुसलमान बनारस में रहते थे। और फिर कह रहा, मुइजुद्दीन के भारतीय आक्रमण के उद्देश्यों की जानकारी के लिए अता मालिक जुबैनी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये आपका अच्छा प्रश्न है, आपको बताना है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है बच्चों। कह रहा कि इसमें कौन सही नहीं है, कौन सा एक इसमें सही नहीं है। फिर से ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़िएगा। कश्मीर के राजनीतिक जीवन में डामार सबसे ज्यादा परेशानी का कारक थे। ठीक है, अलबरूनी कहता है कि केवल शूद्र ही वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते थे, केवल शूद्र ही वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते थे। अब आपको ये बताना है, अब यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है बच्चों, थोड़ा सा प्रश्न को जो है घुमा दिया है। देखो, आप जब अलबरूनी को पढ़ते हैं, ठीक है, तो अलबरूनी की किताब जो है वो तहकीक हिंद है।
अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आता है, महमूद गजनवी के साथ भारत आया, और महमूद गजनवी के साथ जब ये भारत आया, ठीक है, तो इसने किताब लिखा जिसका नाम है तहकीके हिंद। तहकीके हिंद, ठीक है। और इस किताब में, इस बुक में इसने लिखा है कि यहां पर जो वेद है, वेद केवल जो है, केवल इसका अध्ययन कौन करते थे? ब्राह्मण। केवल ब्राह्मण अध्ययन कर सकते थे, ठीक है। और कहता है कि शूद्र, ध्यान दीजिएगा, शूद्र, अंत्यज, अंत्यज और वैश्यों के लिए वेदा अध्ययन वर्जित था। वेद अध्ययन वर्जित था। वेद अध्ययन क्या था? वर्जित था, ठीक है। तो आपका बी इसमें सही हो जाएगा। बाकी आपका ये भी सही है कि इब्न ए असीर के अनुसार, ठीक है, महमूद बिन शुबुक्तगीन, शुबुक्तगीन अलब्तगीन जो महमूद से भी पहले थे, इनके समय मुसलमान बनारस में रहते थे। तो न केवल इनके समय बल्कि इस समय दक्षिण में केरल में भी मुसलमान रहते थे, ठीक है। और केरल में ही प्रथम आपकी मस्जिद बनी है। प्रथम मस्जिद कहाँ बनी है भारत में? केरल में। और आप जानते हैं कि ये व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मुसलमानों का आगमन जो है मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से पहले ही हो गया था, ठीक है। तो आपका बी गलत हो जाएगा। बाकी इसमें आपका जो है क्या है? राइट आंसर है। अगला नेक्स्ट देखिएगा, निम्न कथनों का सही कौन सा सही नहीं है? फखरे मुदब्बिर ने युद्ध कला पर अपनी पुस्तक को इल्तुतमिश को समर्पित किया। इसामी मिनहाजुद सिराज के इस कथन से सहमत नहीं है कि विश्व के विभिन्न स्थलों के लोगों में नव स्थापित शहर दिल्ली की ओर एक कतार सी लगा दी। मिनहाज कहता है कि रजिया के प्रशासक बनने के सभी प्रशंसनीय गुण एवं आवश्यक योग्यताएं थी। रजिया द्वारा गैर तुर्कों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति ने तुर्की अमीरों को नाराज कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने रजिया को अपदस्थ करने की योजना बताई, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इसमें जो है क्या आपका राइट है सही नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है, सही नहीं है। 5 मिनट में कॉल करता हूँ। कह रहा इसमें कौन एक है जो सही नहीं है? इशामी में देखिए, पहला जो कह रहा फखरे मुदब्बिर ने युद्ध कला पर अपनी पुस्तक इल्तुतमिश को दिया, तो वो तो सही है, ठीक है, वो बच्चों क्या है? वो सही है। हाँ, मिनहाजुद्दीन सिराज जो है, जो किताब लिखे हैं, इसामी मिनहाजुद सिराज के इस कथन से सहमत नहीं है कि विश्व के विभिन्न स्थानों के लोगों ने नव स्थापित शहर दिल्ली की ओर एक कतार से लगा दी। तो ये नव स्थापित शहर दिल्ली तो था ही नहीं। नव स्थापित शहर कौन था? दौलताबाद था। कौन था? दौलताबाद, ठीक है। दौलताबाद को द्वितीय राजधानी, सेकंड राजधानी बनाया था इसने, ठीक है। इसने क्या किया? सेकंड राजधानी बनाया। किसने? आपके बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक। देखो, कभी भी जब क्वेश्चन बहुत बड़ा हो तो डरना नहीं चाहिए। केवल क्वेश्चन के शब्दों को बहुत ही बारीकी से ध्यान से क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। उन शब्दों में ही उनके आंसर छिपे होते हैं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन बनाने का मतलब होता है कि वो आपके कंसंट्रेशन को भी चेक करना चाहते हैं कि भाई आप कितने ज्यादा एकाग्र होकर प्रश्न को पढ़ते हैं। तो जो अपनी एकाग्रता को नष्ट कर देते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन को गलत करते हैं। और जो बहुत केयरफुली जो है ध्यान से पढ़ने की कोशिश करता है, बड़े क्वेश्चन और आसान होते हैं, बड़े क्वेश्चन और सरल होते हैं, ठीक है। तो यहां पे बी आपका जो है क्या है? बी आपका गलत है। बी आपका आसानी से गलत है। ये स्टेटमेंट बहुत पूछता है मिनहाजुद्दीन सिराज का, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। मदन शीफा सिकंदर शाही किससे संबंधित है? यूनानी औषधि, आयुर्वेद है, शल्य चिकित्सा है, औषधीय पौधे हैं, ये है क्या? मदन शीफा, बताइएगा। मदन शीफा जो है ये क्या है?
बोलिए जल्दी करिए क्या उसका है। देखो, कहते हैं बच्चों की मदन शीफा सिकंदर जो है ये आयुर्वेद से जुड़ी हुई क्या है, एक रचना है, ठीक है। और ये हुई कब, आपके लोदी वंश में, लोदी वंश में सिकंदर लोदी के समय। किसके समय, सिकंदर लोदी के समय। इनके समय जो है तिब्बे सिकंदरी, तिब्बे सिकंदरी, फरहंगे सिकंदरी, फरहंगे सिकंदरी, ठीक है, और लज्जते सिकंदरी, लज्जते सिकंदरी। तो लज्जते सिकंदरी किस पे था, तो ये संगीत पे है। लज्जते सिकंदरी ये संगीत से जुड़ा हुआ है और ये चिकित्सा से जुड़ा हुआ है, आयुर्वेद से। इन ग्रंथों का अनुवाद जो है आपके सिकंदर लोदी के समय बच्चों किया गया था, ठीक है। तो ये मदन शीफा सिकंदर शाही जो है, इसी को बाद में फरहंगे सिकंदरी कहा गया। तो ये आपके सिकंदर लोदी के समय का है, ठीक है। ये किसके समय का है बच्चों, तो सिकंदर लोदी के समय का है। अगला देखिएगा, स्टेटमेंट, हम भारतीय विदेशी भाषाओं को बोलने में सक्षम हैं, किंतु चीनी, मंगोल, तुर्क तथा अरब हमारी हिंदी जुबान बोलने में असमर्थ हैं। भारतीय दूसरे देशों में ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं जाते, दूसरों को यहाँ आना पड़ता है। भारत ने दुनिया को गिनती, पंचतंत्र की कहानियां तथा शतरंज दिया। ये कौन कहता है, अबुल फजल कहता है, मीर खुसरो कहता है, जहांगीर कहता है, या दारा शिकोह कहता है, कौन कहता है, ठीक है, कौन कहता है बच्चों बताइए। और ये आज का अंतिम प्रश्न है, ठीक है, कौन कहता है, ये किसका स्टेटमेंट है। देखिए ये स्टेटमेंट बच्चों आपके अमीर खुसरो का है। अमीर खुसरो ने ही कहा था, जमी अस्त अमी अस्त, यानी कहीं पे अगर स्वर्ग है तो यही है, ठीक है। तो स्वर्ग जो है भारत में ही बताया गया था, और वर्तमान में भारत का स्वर्ग किसे कहते हैं, कश्मीर को। तो मैं भी 2-3 दिन के लिए वहीं की यात्रा पे जा रहा हूँ। 2-3 दिन के लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। आपका प्रैक्टिस 9 बजे की क्लास आपकी 2-3 दिन नहीं होगी, ठीक है। और कोशिश होगी कि जल्द से जल्द हम वापस आएँ और आपकी क्लास को बच्चों स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग अपना रिवीजन करिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। और बाकी जो नए बच्चे हैं, ठीक है, उनको अगर बैच वगैरह परचेज करना है तो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। नवजीवन बैच आपको उपलब्ध हो जाएगी 5,999 में। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का, वहाँ से लिंक को डाउनलोड करके आप बैच को परचेज कर सकते हैं। जीडीसी, जीआईसी, पीजीटी की बैच, ये 4,000 की बैच है आपकी, 4,000 की, आप इसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। 15 महीने की वैलिडिटी है। 6,000 की आपकी जो है आपकी हरियाणा की बैच है, तो आप इसे भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू आज के लिए। शुभ रात्रि सभी को। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।